नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $4 करोड़ 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। ऐसा ना करने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। साथ ही अफसर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शराब कारोबारी के खिलाफ अवमानना का मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9000 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण चूक के संबंध में था। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपए का जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये आदेश दिए गए हैं कि विदेश में ट्रांसफर किए $4 करोड़ 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसमें जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल रहे। माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर लगातार कोर्ट की अवमानना भी की। माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को $4 करोड़ हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स या COC द्वारा दायर एक याचिका में अपने आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या पर आरोप है कि उसने अपनी संपत्ति के बारे में स्पष्ट खुलासे करने के अलावा अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित किया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए 2 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। माल्या कुछ कानूनी दावपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठे हैं। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। जानकारी के मुताबिक यूके की सरकार ने न तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है और न ही उसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। 1993 बॉम्बे बम धमाकों के दोषी अबू सलेम अब 2030 में जेल से रिहा होगा। सलेम ने कोर्ट से 2027 में ही रिहाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और 2030 को जेल से रिहा करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उम्र कैद का फैसला देने वाली कोर्ट प्रत्यर्पण के समय सरकार की तरफ से किसी दूसरे देश को किए वादे से बंधी नहीं होती। इसके अलावा कोर्ट ने अबू सलेम के पुर्तगाल में हिरासत में बिताए गए 3 साल को सजा का हिस्सा मानने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, सलेम का प्रत्यर्पण 2005 में हुआ, जब
सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर सरकार इसकी रिहाई पर निर्णय लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि उन्हें पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था, क्योंकि ये एक अलग देश में एक अलग अपराध के संबंध में था और विचाराधीन मामले के संबंध में हिरासत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 बॉम्बे बम धमाकों के दोषी अबू सलेम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार उसके कारावास को 25 साल से अधिक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अबू सलेम का अक्टूबर 2030 के बाद जेल से रिहा होना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुर्तगाल को दिए अपने राजनयिक आश्वासन को केंद्र पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्वासन के मुताबिक सलीम को 25 से अधिक सालों तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जाएगा। 25 साल की सजा पूरी होने के बाद केंद्र राष्ट्रपति को सलीम की रिहाई की सलाह देंगे। भारत सरकार ने सलीम को भारत प्रत्यर्पित करते समय पुर्तगाल गणराज्य को ये आश्वासन दिया था कि उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए ये भी कहा कि सजा को कम करने के लिए विशेष कानून का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम अपीलकर्ता से सहमत नहीं हैं। आपराधिक कानून विदेशी नियमों से प्रभावित नहीं हो सकता। अबू सलेम ने कोर्ट से 2027 में ही रिहाई की मांग की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और 2030 को जेल से रिहा करने का फैसला किया था। सलेम पुर्तगाल में 3 साल की सजा काट चुका है। भारत में 25 साल की सजा की अवधि 10 नवंबर 2030 को समाप्त होगी। सलेम ने दावा किया था कि टाडा अदालत के 2017 के फैसले ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जो कि संधि की शर्तों के खिलाफ था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के माध्यम से केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले के लिए सलेम द्वारा पुर्तगाल में एक विचाराधीन कैदी के रूप में 25 साल की कैद की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। दरअसल गैंगस्टर अबू सलेम की तरफ से कोर्ट के सामने 2 मांग रखी गई थी। पहला, जिसमें कहा गया था कि उसका प्रत्यर्पण का समय 2005 की जगह 2002 से माना जाए। दूसरा, उसको 2 मामलों में दी गई आजीवन कारावास की सजा को 25 साल तय किया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिया था कि उसे अधिकतम 25 साल की सजा दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की दलील नकारी कि उसको पुर्तगाल में जब हिरासत में लिया गया तब से 25 साल गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम को 12 अक्टूबर 2005 को भारत लाया गया था। 25 साल की सजा तभी से शुरू होगी। अबू सलेम ने सन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी और गैंगस्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं ले। अदालत का फैसला आने तक ये कार्रवाई रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष तक ये सूचना पहुंचा दें। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वो विधानसभा के 53 शिवसेना सदस्यों को जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई न करे। उद्धव ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद ये कहा था। प्रभु शिवसेना के मुख्य सचेतक हैं। सिब्बल ने कहा, अयोग्यता याचिका कल अध्यक्ष के समक्ष सूचीबद्ध की जाती है। मामले का फैसला होने तक अयोग्यता न हो। सीजेआई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई निर्णय न लें। सीजेआई ने कहा, इस मामले में बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। कल नहीं, लेकिन स्पीकर को सूचित करें कि हमने क्या कहा।
पहली 2 रिट याचिकाएं शिवसेना के अपराधी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें सुनील प्रभु द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्रवाई को चुनौती दी गई है। प्रभु द्वारा दायर तीसरी रिट याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट कराने के लिए विधानसभा को अवैध रूप से बुलाए जाने को चुनौती दी गई है। चौथा, प्रभु द्वारा दायर एक याचिका है जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष के अजय चौधरी और सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल के मुख्य सचेतक के साथ साथ नेता के पदों से हटाने के अवैध आदेश को चुनौती दी गई है। घटनाक्रम की शुरुआत में बागी विधायकों ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को शिंदे और उनके बागी विधायकों के समूह को 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर अंतरिम राहत दी। इसके बाद कोर्ट ने 29 जून को राज्यपाल द्वारा बुलाए गए फ्लोर टेस्ट को भी हरी झंडी दी है। इसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। इसके बाद विधानसभा द्वारा नए अध्यक्ष को चुन लिया गया और उन्होंने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों को अयोग्यता नोटिस भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते जो सभी जगह लागू हो। कोर्ट यहां पर एक सर्वव्यापी आदेश के बारे में बात कर रही थी। जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा। साथ ही कहा कि वो जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन किया जाना चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे स्थानीय निकायों यानी नगर निकायों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कानपुर और प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए। दवे की याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक असम में हत्या के आरोपी का घर गिराया गया, ये रुकना चाहिए। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। SG मेहता ने बहस में कहा, कुछ जगह ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन नियमों के मुताबिक हिंसा के पहले कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस विषय को सनसनीखेज न बनाया जाए। पीठ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई क्या 8 अगस्त को ही की जाएगी। सुनवाई के दौरान दवे ने आरोप लगाया कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मेहता ने आपत्ति जाहिर की और कहा, सभी भारतीय समुदाय के हैं, आप इस तरह की बहस नहीं कर सकते। दवे ने कहा कि आप देखें कि दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दवे ने कहा कि आप रोक का आदेश दें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं। मेहता ने कहा कि वो 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। 8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। मामले के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद को 2 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। एक सामान्य घोषणा की मांग करते हुए कि अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में विध्वंस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी जनहित याचिका उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुए दंगों के बाद की गई विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। 16 जून 2022 को जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दें। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में साल 2017 में हुए मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और उस पर बालिग के रूप में मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पिता की अर्जी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नए सिरे से तय करेगा
कि आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चले या नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में 2017 में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में मृतक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नाबालिग छात्र के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वारदात के समय आरोपी की उम्र 16.5 साल थी। ऐसे में उसको नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और नाबालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने केंद्र और NCPCR को इसके लिए गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा है। दरअसल मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें हाई कोर्ट ने आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाए जाने से इनकार कर दिया था। मृतक के पिता की मांग थी कि आरोपी को बालिग मानकर आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए कहा कि 2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड के आरोपी पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि आरोपी छात्र को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। दलील दी गई थी कि 16 साल के छात्र ने जिस तरह से क्राइम किया और जिस तरह उसको छिपाने की कोशिश की, उसके लिए उस पर बालिग की तरह केस चलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 8 सितंबर 2017 को मासूम छात्र प्रिंस का तेजधार हथियार से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में स्कूल के ही एक बस कंडक्टर को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की यह थ्योरी किसी को समझ भी नहीं आई थी। मामला गरमाने लगा तो प्रदेश सरकार ने CBI जांच के आदेश दिए। CBI ने जांच की तो पूरा मामला ही बदल गया और फिर सामने आया कि प्रिंस की हत्या उसके स्कूल में पढ़ने वाले 16.5 साल के छात्र ने की थी, जिसके बाद आरोपी किशोर छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी नाबालिग छात्र द्वारा किए गए क्राइम को संगीन मानते हुए मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उस पर बालिग मानते हुए मुकदमा चलाने की याचिका दाखिल की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN ढींगरा और वरिष्ठ वकीलों अमन लेखी और K राम कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने मना कर दिया है। अवमानना मुकदमा चलाने की अनुमति वकील CR जयासुकिन ने मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तीनों के बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में है, उन्हें अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता। कानूनन अवमानना कार्यवाही के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत होती है। नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना के बाबत अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने आलोचना करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चलाने पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उचित और वाजिब आलोचना के दायरे में है। KK वेणुगोपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN ढींगरा, पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ वकील K राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये आलोचना किसी भी तरह से न्यायपालिका की महिमा के खिलाफ या न्याय प्रशासन में बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी फैसलों में ये माना है कि न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और उचित आलोचना को अदालत की अवमानना नहीं माननी चाहिए। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आपके पत्र में नामित 3 व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना दुर्भावना से प्रेरित है या न्याय प्रशासन को बिगाड़ने का प्रयास है या कि यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर और प्रेरित प्रयास था। दरअसल वकील CR जयासुकिन ने अटॉर्नी जनरल से दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील K राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक है।
इसी आधार पर वकील CR जयसुकिन ने नुपुर शर्मा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पादरीवाला के द्वारा की गई टिप्पणियों की दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील K राम कुमार के द्वारा की गई आलोचना के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दिए जाने की मांग अटॉर्नी जनरल से की थी। जजों की टिप्पणी के बाद अलग अलग संगठन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस PN रविंद्रन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। उनके इस पत्र पर न्यायपालिका, नौकरशाही और सेना के 117 पूर्व अधिकारियों और जजों के दस्तखत हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस SN ढींगरा ने भी नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपितों की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जमानत के संबंध में एक अलग कानून बनाने का निर्देश दिया और नियम बनाया कि अदालत को 6 सप्ताह के भीतर सभी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा है जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार बनाम CBI केस पर जमानत के नियमों पर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार फिर हमें ये दोहराना होगा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जमानत याचिका को 2 हफ्ते में निस्तारित किया जाए। अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि लोकतंत्र में ये धारणा न बने कि ये एक पुलिस राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल एक्ट की तर्ज पर विशेष कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र और हाई कोर्ट से 4 महीने में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों में 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी है। विचाराधीन कैदी में से अधिकांश को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। आरोपी को सभी मामलों में यांत्रिक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या ज्यादातर गैर जरूरी गिरफ्तारी के कारण होती है। जांच अधिकारी को CPC की धारा 41 और 41A का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। लगातार हिरासत के बाद बरी करना घोर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा भी दोहराई है। केंद्र को आरोपी की रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत देने पर कानून बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित कार्रवाई करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को विशेष अदालतों की आवश्यकता को लेकर प्रयास करने हैं। विशेष अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए। CBI द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।